नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना में छात्रों का बड़ा मार्च आज है। सीएम आवास घेराव का ऐलान छात्रों की तरफ से किया गया है। 14 संगठनों का आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। तो बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज छात्र आंदोलन एक बड़े प्रदर्शन का रूप लेने जा रहा है। बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले एक हफ्ते से गर्दनी बाग में धरना दे रहे छात्र संगठनों ने अब मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान कर दिया है। तो मंगलवार सुबह 11 बजे गांधी मैदान से एबीएसयू के नेतृत्व में मार्च शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होने वाले बताए जा रहे हैं। और इस आंदोलन को RYASSAI छात्र युवा संघर्ष मोर्चा समेत 14 संगठनों का समर्थन मिला है, जबकि आरजेडी ने भी मार्च के समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से डाक बंगला, तारामंडल और जेपी गोल बंदर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सीएम आवास और उसके आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसे में जेपी गोलबंदर के आगे बढ़ने की कोशिश कर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। छात्रों की प्रमुख मांग बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की है। इसके अलावा लाइब्रेरियन बहाली, बीएसएससी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन, दरोगा भर्ती परीक्षा और उम्र सीमा बढ़ाने जैसी कई मांगे भी आंदोलन का हिस्सा है। तो संभावित प्रदर्शन को देखते हुए शहर के कई प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं भारत की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी पहचान बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने आज अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हुए इसकी उपलब्धियों पर गर्व जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ यूपीआई आज करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और इसकी पहुंच और पैमाना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने यूपीआई अनुभव भी साझा करने की अपील की। साल 2016 में एनपीसीआई ने रिजर्व बैंक की निगरानी में यूपीआई की शुरुआत की थी। शुरुआत में ये सीमित बैंकों के साथ लॉन्च हुआ, लेकिन आज ये भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में बदल चुका है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016 और 17 में जहां यूपीआई पर करीब 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2025 और 26 में ये संख्या बढ़कर 24,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। लेन देन की कुल वैल्यू भी 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भारत के अलावा अब 11 देशों में भी यूपीआई को स्वीकार किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने में यूपीआई की भूमिका को भारत की सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में गिना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके एक कथित बयान को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें धमकी दी है। ममता का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने घर से बाहर न निकल सके। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने इसे भारतीय राजनीति में एक नया पतन बताया और राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और देश की जनता से सवाल किया कि क्या यही वो भारत है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। ममता ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है और कोई राजनीतिक नेता ये तय नहीं कर सकता कि कौन अपने घर से बाहर निकलेगा या नहीं। उन्होंने इस पूरे मामले को लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। ममता का आरोप है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने और असहमति की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अपने बयान के अंत में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर व्यक्तिगत और राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि उनका अहंकार चरम पर है और उनकी हताशा बढ़ती जा रही है। साथ ही दावा किया कि उनके राजनीतिक दिन अब गिनती के रह गए हैं। वहीं हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर एक बार फिर अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर भेदभावनापूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है तो उसका पालन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की राय ये रही है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का ऐसा अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने धर्म से बाहर हो जाए। दरअसल प्रयागराज के अतरसुइया स्थित एक स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेने वाली छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का दावा था कि वो कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है, इसलिए उसे आगे भी इसकी छूट मिलनी चाहिए।
वहीं स्कूल प्रशासन ने कहा कि ड्रेस कोड का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के बीच एक रूपता और अनुशासन बनाए रखना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले हिजाब पहनने से नहीं रोका गया तो इससे कोई स्थायी कानूनी अधिकार नहीं बन जाता। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पेरोल मिल गई है। यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को इस बार 21 दिन की पेरोल दी गई है। वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और जेल से रिहा होने के बाद सीधे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचेंगे। तो गौरतलब है कि इससे पहले भी मई 2026 में राम रहीम को 23 दिनों की पेरोल मिली थी। राम रहीम को अगस्त 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 साल की यानी कि कुल 20 साल की सजा सुनाई थी। राम रहीम को समय समय पर पेरोल और फरलो मिलने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी होती रही है। हालांकि जेल नियमों के तहत पात्र कैदियों को निर्धारित शर्तों के साथ पेरोल का लाभ दिया जा सकता है। कारागार नियमों के अनुसार दोषी कैदी हर साल अधिकतम 10 सप्ताह तक पेरोल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 10 साल से अधिक की सजा पाने वाले दोषियों को अतिरिक्त 3 सप्ताह की पेरोल का भी प्रावधान है। राम रहीम पहले एक पत्रकार और डेरा प्रबंधक की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उसे उन मामलों में बरी कर दिया था। फिलहाल उसकी 21 दिन की पेरोल एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गई है। वहीं त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बीते कुछ हफ्तों में चीनी के दामों में जिस तेजी से उछाल आया है उसने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर चीनी की खुदरा कीमत 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकार को आशंका है कि बढ़ती मांग और जमाखोरी की वजह से आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए साफ कर दिया है कि अब आयातित कच्ची चीनी को 2 महीने के भीतर रिफाइन कर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। पहले इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा समय मिलता था, लेकिन अब तय समय सीमा लागू कर दी गई है ताकि आयातित चीनी को गोदामों में रोक कर रखने और कृत्रिम कमी पैदा करने की संभावना खत्म की जा सके। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। यही नहीं, केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी के आयात को भी मंजूरी दी है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक कंपनियों, आइसक्रीम निर्माताओं और बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दिया गया है ताकि कोई भी जरूरत से ज्यादा चीनी जमा न कर सके। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वो फिलहाल राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है। फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक वो बीजेपी को हाशिए पर नहीं धकेल देती तब तक उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिलने या राजनीतिक दबाव के कारण वो राजनीति छोड़ देंगी, वो गलतफहमी में है। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया कि लोगों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कैंपस में हंगामा कराने का आरोप लगाया। वहीं जनगणना प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। ममता का दावा है कि जनगणना के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, जबकि एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विभूति खंड क्षेत्र के बाजार में स्थित एक 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। आरएवी हाउस नामक इस कमर्शियल बिल्डिंग से अचानक उठती लपटों और धुएं ने आसपास के लोगों में हड़कंप मचा दिया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया, जबकि राज्य आपदा मोचन यानी कि एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक आग सोमवार रात करीब 3 बजे लगी थी और तेजी से इमारत के अंदर फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के फंसे होने या किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज से अपने 17 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान के तहत होने वाली इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है।
डॉक्टर मोहन भागवत नई दिल्ली से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके बाद कनाडा तक और इंग्लैंड का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वो न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। आरएसएस के मुताबिक विदेशों में हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी कि HSS के नाम से करीब 40 देशों में संगठनात्मक गतिविधियां संचालित होती हैं और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर भागवत की ये यात्रा विदेशों में रह रहे हिंदुओं और भारतीय समुदाय के साथ संपर्क और संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। संघ के सरकार्यवाह CR मुकुंद के अनुसार इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैली भ्रांतियां और दुष्प्रचार के बीच तथ्य आधारित और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। ऐसे में डॉक्टर मोहन भागवत का ये विदेश दौरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास महत्व रखता है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की, जिसके बाद श्रीलंका पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। देवदत्त पड्डिकल ने लगातार दूसरे टेस्ट में शतक जड़ते हुए 117 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ऋषभ पंत ने चोट के बावजूद वापसी करते हुए 63 रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जमाया। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम महज 8 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी और भारत के विशाल स्कोर से अभी भी सैकड़ों रन पीछे थी। तो भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार शुरुआत दिलाई, जहां प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुधार ने शुरुआती झटके दिए। गौरतलब है कि भारत पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है और अब उसकी नज़र कोलंबो टेस्ट जीतकर श्रीलंका में एक और यादगार सीरीज जीत दर्ज करने पर है। तीसरे दिन के खेल भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं अमेरिका ने सीरिया को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उसे औपचारिक रूप से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को पश्चिमी एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद सीरिया पर दशकों से लगे कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों में राहत का रास्ता खुल सकता है। साथ ही अमेरिका की ओर से आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ने की भी संभावनाएं मजबूत हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे सीरियाई जनता के लिए बेहतर भविष्य और आर्थिक विकास का रास्ता खोलने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। अमेरिका ने इसके साथ ही हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS को भी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची से हटा दिया है। इसका सीधा लाभ सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा को मिल सकता है, जो पहले इसी संगठन के प्रमुख रह चुके हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने सीरिया को वर्ष 1979 में आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची में शामिल किया था। अब अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि सीरिया ने ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से सीरिया की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी और विदेशी निवेश के लिए रास्ते खुलेंगे। ऐसे समय में यह फैसला आया है जब क्षेत्र में इजराइल और सीरिया के बीच तनाव भी बढ़ा हुआ है। तो सीरिया की अर्थव्यवस्था को इस फैसले से बेहद फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अमेरिका के फैसले को सीरिया के भविष्य के मद्देनज़र एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर माना जा रहा है। तो HTS को भी बड़ी राहत यहाँ पर मिली है और सीरिया की अर्थव्यवस्था को भी इससे खासा फायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद समर्थित जो देशों की सूची है उससे बाहर कर दिया है। इसे एक ऐतिहासिक फैसला सीरिया के भविष्य के मद्देनजर माना जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए सर, जैसा कि हमको सबको पता है कि वहां पे एक निर्वाचित सरकार थी बसद अल असर जी की, ठीक है, जिसको अमेरिका के वो टेररिस्ट जो विद्रोही थे, अमेरिका के द्वारा फंड किए जा रहे थे, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया था। आज उनकी सत्ता है और उसके साथ अमेरिका ने कंप्रोमाइज करके जो सबसे बड़े उग्रवादी संगठन थे, आतंकवादी, उनको आज देश की सत्ता सौंप दी। तालिबान के साथ यही हुआ, सीरिया में यही हुआ। और सबसे मजे की बात यह है कि ये वही HTS के चीफ हैं जो कुछ दिन पहले वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई के पैजामे में नजर आते थे, ठीक है, और आज वो जीन्स और टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है कि मैस क्रिएट करना होता है उनको, कभी भी वो किसी कंट्री को सुकून से रहने नहीं देते। तो ये उसका एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अगर हम सीरिया के भविष्य की बात करें, क्योंकि कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी सीरिया पर लगे हुए थे और तमाम तरीके की चीज़ें जो थी वो सीरिया में नहीं हो पा रही थी, अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ी मजबूती इस फैसले के बाद मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और खासकर अगर हम बात करें एसटीएस की, तो एसटीएस को भी आतंकवादी समर्पित कैटेगरी से बाहर कर दिया है, जिसके प्रमुख जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं वो हुआ करते थे। तो अब उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत और एक बड़ा फायदा यहां पर मिलने की उम्मीद सीरिया को। नहीं सर, एसटीएस के जो नेता थे वो विद्रोही थे, वो जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, उनको अमेरिका ने ही आतंकवादी घोषित किया था, अमेरिका ने ही उनको आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो असद सरकार थी, जो आजकल रसिया पलायन कर गए हैं और रसिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अमेरिका जो है, आपने बात करी कि सीरिया के लिए अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताइए, तालिबान के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, अच्छा हुआ क्या? लेबनान का आप देख लीजिए, लेबनान में अच्छा हुआ क्या? उसके बाद वो जहाँ के मोहम्मद अबर गद्दाफी जी थे वहां पे अच्छा हुआ क्या? इराक अच्छा हुआ क्या? आज ईरान की बारी है। तो एक बात हमें समझने की जरूरत है कि अमेरिका केवल और केवल अनरेस्ट क्रिएट करता है, वो कभी भी किसी कंट्री को आराम से रहने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके टू बकेट थियरी है, जिसमें एक को सैंक्शन किया जाता है और दूसरे को वेपन सप्लाई किया जाता है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका शुरू से आतंकवादियों के साथ रहा है और साथ खड़ा होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको सीरिया में देखने को मिल रहा है। मतलब एक आदमी का कब्जा हो गया, उन्होंने तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और वो अमेरिका बैठ के भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर ज्ञान दे रहा होता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। तो अमेरिका शुरू से आतंकवादियों के साथ था और आज उसने प्रूव कर दिया कि वो हमेशा से आतंकवादियों का ही पनाहगार रहा है। चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे सीरिया के विकास में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैस क्रिएट कर दिया है और आने वाले समय में आप देखेंगी कि सीरिया में जो डेवलपमेंट होगा उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के पास जाएगा, अमेरिका की कंपनियां वहां फिर से बिजनेस करेंगी और वहां से पैसा लूट के वापस अपने देश लेके जाएंगे। चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शक। तो एसटीएस को भी बड़ी राहत मिलने की खबर है, सीरिया की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने सीरिया को ये जो बड़ी राहत दी है, आतंकवाद प्रयोजक देशों की सूची से सीरिया को बाहर कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया के भविष्य को लेकर ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है अमेरिका का। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, एम्स, आईटीओ, आरके पुरम और फिरोज शाह रोड समेत कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। एम्स फ्लाईओवर लूप के पास जल भराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई, जबकि कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 16 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 123 फ्लाइट्स देरी से संचालित हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी कई इलाकों में मध्यम से भारी और कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ तेज हवाएं, बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली में अगस्त महीने की कुल वर्षा सामान्य से काफ़ी अधिक दर्ज की गई है, जिससे राजधानी में मानसून का असर एक बार फिर और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।